हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों मैं हूं सीए पंकज रावगी और आज हम कॉस्ट अकाउंटिंग का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक रिवाइज करने वाले हैं और टॉपिक का नाम है रिकॉन्सिलिएशन। मोस्ट अवेटेड रिवीजन बाय द स्टूडेंट्स, रिकॉन्सिलिएशन का टॉपिक। क्योंकि रिकॉन्सिलिएशन का जो टॉपिक है हमारे एग्जाम में अगर आता है तो वेटेज आपको अच्छी मिल जाती है। मैक्सिमम टू मैक्सिमम 15 मार्क्स तक की वेटेज आपको अपने एग्जाम में देखने को मिल सकती है। ये मैंने मैक्सिमम टू मैक्सिमम बताया है। यू कैन एक्सपेक्ट 7 मार्क्स क्वेश्चन, यू कैन एक्सपेक्ट 8 मार्क्स क्वेश्चन, बट पास्ट जो क्वेश्चन पेपर्स हैं उनको देखकर यह भी लगता है कि कई बार इसमें से 15 मार्क्स तक के भी क्वेश्चन आए हुए हैं। और ये एक ऐसा टॉपिक है जो कि छोटा टॉपिक है, इजी टॉपिक है, लेकिन वेटेज आपको एग्जाम में अच्छी देखने को मिल जाती है। और ऑलमोस्ट हर बार ये एग्जाम में अपने को रिकॉन्सिलिएशन के चैप्टर में से क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो इस वजह से ये जो टॉपिक है ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। रिवीजन स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इससे आपको कहीं ना कहीं बेनिफिट ही होगा। क्योंकि हमारा जो चैनल है एक तो आपको नोटिफिकेशंस प्रोवाइड करवाता है, जो भी इंस्टीट्यूट की तरफ से नोटिफिकेशंस आती है वो हम आपको प्रोवाइड करवाने की कोशिश करते हैं। और इससे भी ज्यादा हमारा चैनल इसलिए रेलेवेंट है कि हमारे यहां पे रिवीजन सीरीज चल रही है। सर एग्जाम से पहले हम लेकर आते हैं आपके लिए रिवीजन सीरीज ऑलमोस्ट हर सब्जेक्ट की, बट जो मेरे सब्जेक्ट होते हैं उनकी तो रिवीजन सीरीज चलती ही चलती है। लाइक कॉस्ट अकाउंटिंग हो गया, फाइनेंशियल मैनेजमेंट हो गया, मैनेजमेंट अकाउंटिंग हो गया, ओएमएसएम हो गया, फाइनल में एसएफएम, एससीएम, नॉर्मली हम इनकी रिवीजन सीरीज लेकर आते हैं। इसके अलावा जो टेस्ट सीरीज हमारी चल रही है, हमारी टेस्ट सीरीज भी चल रही है। अगर आप लोगों को पता नहीं हो तो बता दूं आपको, पहले हमारी टेस्ट सीरीज भी चल रही है कमिंग एग्जाम के लिए। और जो टेस्ट हम कंडक्ट कर रहे हैं वो कर रहे हैं टेलीग्राम चैनल के थ्रू, और टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, तो वहां से आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए और टेस्ट से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन आपको केवल और केवल टेलीग्राम चैनल पे ही मिलेगी। इसके अलावा एक और बात क्लियर कर दूं मैं आपको, अगर जिस नोट से मैं पढ़ा रहा हूं ये आपको नोट चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कॉन्टेक्ट नंबर गिवन है, उस कॉन्टेक्ट नंबर पे व्हाट्सएप कर दीजिए। ध्यान से सुनिए, उस कॉन्टेक्ट नंबर पे व्हाट्सएप कर दीजिए कि आपको रिकॉन्सिलिएशन का रिवीजन नोट्स के पीडीएफ चाहिए। तो आपको रिकॉन्सिलिएशन के ये जो रिवीजन नोट्स है वीडियो में दिख रहे हैं आपको, ये आपको यहां पे मिल जाएंगे। और हमारे रिवीजन सीरीज का स्पेसिफिकेशन क्या है बता देता हूं। हमारे रिवीजन का स्पेसिफिकेशन ये है कि हम हर एक कॉन्सेप्ट आपके साथ डिस्कस करते हैं और हर कॉन्सेप्ट पे एक एक क्वेश्चन भी डिस्कस करते हैं। तो इसका मतलब ये है कॉन्सेप्ट भी प्लस साथ में उसका एप्लीकेशन भी हम यहां पे अंडरस्टैंड करते हैं। तो चलिए आपका टाइम वेस्ट नहीं करते और स्टार्ट करते हैं रिकॉन्सिलिएशन टॉपिक का रिवीजन, जिसकी वेटेज आपको एग्जाम में 15 नंबर तक की देखने को मिल सकती है। सर ये जो रिकॉन्सिलिएशन का टॉपिक है इसमें अपने को क्या क्या डिस्कस करना होता है, तो सर एक तो हमें पता होना चाहिए कि रिकॉन्सिलिएशन क्या होता है। क्योंकि कोई भी चैप्टर जब आप पढ़ रहे होते हो तो सबसे पहले तो ऑफ कोर्स आपको यह जानना चाहिए कि इस चैप्टर का मीनिंग क्या है। बाद में हम ये जानने की कोशिश करेंगे सर रिकॉन्सिलिएशन जो होता है ये यहां पे रिकॉन्सिलिएशन होता है, एक होता है कॉस्ट अकाउंटिंग का प्रॉफिट और एक होता है फाइनेंशियल अकाउंटिंग का प्रॉफिट। एक होता है कॉस्ट अकाउंटिंग का प्रॉफिट और एक होता है फाइनेंशियल अकाउंटिंग का प्रॉफिट। एक्चुअल में जब हम कॉस्ट अकाउंटिंग का प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं और फाइनेंशियल अकाउंटिंग का प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं तो वो मैच नहीं होते। तो हम जब उसको मैच करने की कोशिश करते हैं तो बस उसी कोशिश को, उसी प्रोसीजर को रिकॉन्सिलिएशन बोला जाता है। लेकिन कभी भी मैच तो मैं तब कर पाऊंगा जब पहले मुझे यह पता हो कि सर इन दोनों में डिफरेंस क्यों है। तो हमें यहां पे देखने होते हैं रीजन ऑफ डिफरेंसेस बिटवीन प्रॉफिट एज पर कॉस्ट अकाउंट एंड फाइनेंशियल अकाउंट। इसके बाद हमें एक रिकॉन्सिलिएशन का फॉर्मेट डिस्कस करना है और साथ में हम इस पे काफी सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चन की जो भी वैरायटी है वो मैं डिस्कस करूंगा आपके साथ। और रिकॉन्सिलिएशन का एक मेमोरेंडम रिकॉन्सिलिएशन भी होता है, एक मेमोरेंडम रिकॉन्सिलिएशन भी होता है, उसका भी फॉर्मेट डिस्कस करके उस पे भी हम यहां पे क्वेश्चन ट्राई करने वाले।
रेगुलर क्लासेस की अगर मैं बात करूं तो सर रेगुलर क्लासेस में इस चैप्टर को कवर करने में 4 से 5 घंटे हम लेते हैं, जिसको मैं यहां पे रिवीजन में आपको विद इन 1 आवर मैक्सिमम टू मैक्सिमम 1 आवर में रिवाइज करवाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि रिवीजन का मतलब ही क्या होता है सर, कम टाइम में हम चीजों को कवर कर ले। तो सर सिंपल सी बात है, सबसे पहले तो अगर आपको रिकॉन्सिलिएशन को समझना है तो एक ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, 2 बुक्स मेंटेन करती है, एक फाइनेंशियल बुक्स और एक कॉस्ट अकाउंटिंग बुक्स। कॉस्ट अकाउंटिंग बुक का अगर मैं एग्जांपल दूं तो सर कॉस्ट शीट मेंटेन करती है, फाइनेंशियल बुक्स की बात करूं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट मेंटेन करती है, लिखा हुआ भी है नीचे। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अकॉर्डिंगली ऑर्गेनाइजेशन फाइनेंशियल अकाउंटिंग मेंटेन कर रही है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना के, और कॉस्ट बुक्स की बात करें तो कॉस्ट शीट बनाकर एक ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिट और लॉस एज पर कॉस्ट अकाउंटिंग कैलकुलेट करती है। और जब वो दोनों इक्वल नहीं होते तो हमें उनको मैच करना होता है, और उसी प्रोसीजर को रिकॉन्सिलिएशन बोला जाता है, जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया। तो सर रिकॉन्सिलिएशन को डिफाइन करना हो तो कैसे किया जाए, तो रिकॉन्सिलिएशन इज ए प्रोसेस, इट इज ए प्रोसेस वेयर बाई प्रॉफिट रिवील्ड बाई 2 सेट ऑफ बुक्स। वो 2 सेट ऑफ बुक्स कौन से हैं सर, वन इज ए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड वन इज कॉस्ट शीट, आर टैलिड। टैली मतलब मैच करने की कोशिश करते हैं आफ्टर एसर्टेनिंग द रीजन फॉर डिसएग्रीमेंट ऑफ द 2 प्रॉफिट। लेकिन उससे पहले क्या पता करना पड़ेगा कि सर दोनों के प्रॉफिट में डिफरेंस क्यों है, क्योंकि जब तक हमें किसी भी चीज का रीजन नहीं पता चलेगा, आप एक डॉक्टर को दिखाने के लिए जाते हो तो जब तक डॉक्टर को यह नहीं पता चलेगा कि आपकी बीमारी का कारण क्या है, तब तक वो ठीक कैसे करेगा। तो सर जब तक आपको यह पता नहीं चलेगा कि दोनों के प्रॉफिट में डिफरेंस क्यों है, तब तक आप उसको रिकंसाइल कैसे कर सकते हो। तो सबसे पहले हमें यही जानना है यहां पे कि सर व्हाट आर द रीजंस ऑफ डिफरेंसेस बिटवीन द 2 प्रॉफिट्स। कॉस्ट अकाउंटिंग के प्रॉफिट और फाइनेंशियल अकाउंटिंग के प्रॉफिट में डिफरेंस आता क्यों है, कॉस्ट अकाउंटिंग के प्रॉफिट और फाइनेंशियल अकाउंटिंग के प्रॉफिट में डिफरेंस आता क्यों है सर, उसके यहां पे मेनली आपको 5 रीजन देखने को मिल सकते हैं। पहला रीजन यह है कि कुछ खर्चे ऐसे होते हैं दीज आर ओनली रिकॉर्डेड इन फाइनेंशियल अकाउंट्स, जैसे कि सर गुडविल रिटर्न ऑफ, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस रिटर्न ऑफ, इंटरेस्ट के खर्चे, डिविडेंड पेड, लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट, बैड डेट्स, दीज आर ओनली द एग्जांपल्स। इसके अलावा भी और खर्चे हो सकते हैं जो केवल फाइनेंशियल अकाउंटिंग में शो किए जाते हैं। सर कुछ खर्चे ऐसे होते हैं जो केवल और केवल फाइनेंशियल अकाउंटिंग में रिकॉर्ड किए जाते हैं। जब आप किसी खर्चे को फाइनेंशियल अकाउंटिंग में लिख दोगे और कॉस्ट अकाउंटिंग में नहीं लिखोगे तो सर ऑफ कोर्स दोनों का जो प्रॉफिट है वो वेरी तो करेगा ही करेगा, क्योंकि होता क्या है, सेल्स की मैं बात करूं तो सर सेल, चाहे आप कॉस्ट अकाउंटिंग की बात करो चाहे फाइनेंशियल अकाउंटिंग की बात करो, अगर ऑर्गेनाइजेशन ने 5 लाख रुपए का माल बेचा है तो सेल तो दोनों जगह सेम बुक होगी। लेकिन अगर दोनों जगह खर्चे अलग अलग बुक करोगे, ये खर्चे फाइनेंशियल अकाउंटिंग में तो लिख दोगे कॉस्ट अकाउंटिंग में नहीं लिखोगे, तो ऑफ कोर्स दोनों के प्रॉफिट वेरी करेंगे। और सर एक क्वेश्चन ये भी है कि ये खर्चे फाइनेंशियल अकाउंटिंग में ही क्यों लिखे जाते हैं, कॉस्ट अकाउंटिंग में क्यों नहीं लिखे जाते। तो सर इन खर्चों का प्रोडक्ट से रिलेशन ही क्या है जो मैं इसको कॉस्ट शीट में लिखूं जब मैं प्रोडक्ट की कॉस्ट कैलकुलेट कर रहा हूं। तो दीज आर द कंपनी एक्सपेंसेस, दीज आर नॉट द प्रोडक्ट रिलेटेड एक्सपेंसेस, जिसकी वजह से इनको नहीं लिखा जाता। सिमिलरली मैं बात करूं तो कुछ इनकम्स ऐसी होती है जो कि आप केवल और केवल फाइनेंशियल अकाउंटिंग में रिकॉर्ड करते हो, कॉस्ट अकाउंटिंग में उसको रिकॉर्ड ही नहीं किया जाता, रिलेटेड टू प्रोडक्ट नहीं है इस वजह से। फॉर एग्जांपल आपको इंटरेस्ट रिसीव हुआ, आपको डिविडेंड रिसीव हुआ, आपको एसेट बेचकर प्रॉफिट हुआ, ट्रांसफर फीस रिसीव हुई, तो सर इन इनकम्स का प्रोडक्ट से क्या रिलेशन है जो कि मैं प्रोडक्ट की कॉस्ट शीट बनाते हुए इन इनकम को लिखूं। कंपनी की इनकम है तो कंपनी तो प्रॉफिट एंड लॉस अपना बनाते वक्त लिख लेती है, लेकिन प्रोडक्ट से रिलेटेड नहीं है, जिस वजह से कॉस्ट अकाउंटिंग में नहीं लिखा जाता। अगेन मैं कहूं, मैंने क्या करा, सेल दोनों जगह सेम बुक करी, अब ये इनकम है, ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग में तो लिख ली, कॉस्ट अकाउंटिंग में नहीं लिखी, तो सर ऑफ कोर्स दोनों का प्रॉफिट सेम कैसे हो सकता है। तो पहला था सर कुछ एक्सपेंसेस ऐसे होते हैं जो केवल फाइनेंशियल अकाउंटिंग में लिख दिए, कुछ इनकम्स ऐसी होती है जो कि केवल फाइनेंशियल अकाउंटिंग में लिख दी, जिसकी वजह से दोनों के प्रॉफिट वेरी कर जाते हैं। इसके अलावा तीसरा पॉइंट है नॉशनल एक्सपेंसेस ओनली रिकॉर्डेड इन कॉस्ट अकाउंट्स। सर नॉशनल एक्सपेंसेस, नॉशनल का मतलब होता है इमेजिनरी बेसिस पे खर्चे लिखना। जैसे मैं कहता हूं ये बिल्डिंग मेरी खुद की है, मैं इसमें टीच करता हूं, लेकिन मैं कहता हूं अगर मैं इस बिल्डिंग को रेंट पे देता तो मुझे 50,000 रुपए पर मंथ मिलता। सर
ये जो स्टेटमेंट मैंने बोला 50,000 रुपए मुझे मिलता, इसको फाइनेंशियल अकाउंटिंग में दिखाना अलाउड नहीं है, क्योंकि आप सबको पता है कि जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है उसमें केवल एक्चुअल इनकम और एक्चुअल खर्चे लिखे जाते हैं। लेकिन ये 50,000 रुपए मिलता, सर ये एक्चुअल इनकम थोड़ी ना, ये तो इमेजिनरी इनकम है, नॉशनल इनकम है। तो सर इस तरीके की इनकम और इस तरीके के खर्चों को कॉस्ट अकाउंटिंग में लिखना अलाउड है फॉर द पर्पस ऑफ डिसीजन मेकिंग, बट फाइनेंशियल अकाउंटिंग में लिखना अलाउड नहीं है। जैसे नॉशनल रेंट, नॉशनल सैलरी, नॉशनल इंटरेस्ट। मैं कहता हूं अगर इस बिल्डिंग को रेंट पे देता, अगर ऐसी बिल्डिंग रेंट पे लेता, मैं कहता हूं मैं इस बिजनेस में एज ए प्रोप्राइटर काम कर रहा हूं, अगर मैं कहीं जॉब करता तो मेरे को क्या सैलरी मिलती, नॉशनल इंटरेस्ट। मैं कहता हूं बिजनेस में मैंने अपना 20 लाख रुपए इन्वेस्ट कर रखा है, मैं कहता हूं ये 20 लाख रुपए कहीं इंटरेस्ट पे देता तो क्या मिलता मेरे को। तो सर ये सारे के सारे इनकम या एक्सपेंसेस जो होते हैं, ये सारे के सारे नॉशनल बेसिस पे जब आप बुक करते हो, इमेजिनरी बेसिस पे बुक करते हो, तो वो कॉस्ट अकाउंटिंग में तो अलाउड है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग में अलाउड नहीं है। अगेन बात वही है कि सर सेल अमाउंट तो सेम लिखी हुई है, जब आप एक खर्चा ऐसा है जो कॉस्ट अकाउंटिंग में तो लिख दोगे, फाइनेंशियल में नहीं लिखोगे, तो दोनों का प्रॉफिट निकालोगे तो ऑफकोर्स वो प्रॉफिट अलग अलग कैलकुलेट होके आएगा। इसके अलावा कॉस्ट अकाउंटिंग में अब्जॉर्प्शन का कॉन्सेप्ट चलता है। आप सबको पता है ओवरहेड का चैप्टर आप ऑलरेडी रिवाइज कर चुके हो। ओवरहेड के चैप्टर में हम अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का कॉन्सेप्ट देखते हैं। तो सर कॉस्ट अकाउंटिंग में अब्जॉर्प्शन कॉन्सेप्ट चलता है, जबकि फाइनेंशियल अकाउंटिंग अब्जॉर्प्शन नहीं जानता। फाइनेंशियल अकाउंटिंग तो अपने खर्चों को एक्चुअल बेसिस पे ही बुक करता है। अगर कॉस्ट अकाउंटिंग में खर्चे आपने कम लिखे एक्चुअल से, तो उसको अंडर अब्जॉर्प्शन बोल दिया जाता है, और अगर आपने कॉस्ट अकाउंटिंग में खर्चे एक्चुअल से ज्यादा लिख दिए तो उसको ओवर अब्जॉर्प्शन बोला जाता है। सर अगेन वही बात है, मैं यहां पे कॉस्ट अकाउंटिंग और फाइनेंशियल अकाउंटिंग का स्टेटमेंट बना रहा था, दोनों में सेल लिखी हुई थी 5-5 लाख रुपए की। अब एक जगह मैंने क्या किया, 2 लाख रुपए का एक्सपेंस लिखा, एक जगह मैंने केवल 1 लाख का खर्चा लिखा, एक जगह मैंने केवल और केवल 2 लाख का खर्चा लिखा, और दूसरी जगह मैंने ये 3 लाख का लिखा। तो सर ऑफकोर्स जब खर्चों की अमाउंट अलग अलग लिखोगे तो प्रॉफिट सेम कैसे आ जाएगा। तो इफ एनी एक्सपेंस रिकॉर्डेड इन कॉस्ट अकाउंट, अगर आपने कॉस्ट अकाउंटिंग में खर्चा कम लिखा है फाइनेंशियल से, जैसे कि ये वाला कॉस्ट अकाउंटिंग में कम लिखा, फाइनेंशियल में ज्यादा, तो सर इट इज नॉन एज अंडर अब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड, और इसकी वजह से आप दोनों के प्रॉफिट वेरी कर जाएंगे। सिमिलरली इफ एनी एक्सपेंस इज रिकॉर्डेड इन कॉस्ट अकाउंट इज मोर देन फाइनेंशियल अकाउंट, ये वाला एग्जांपल, तो इस सिचुएशन में इट इज नॉन एज ओवर अब्जॉर्प्शन। भले ही अंडर लिखो भले ही ओवर लिखो, सर प्रॉफिट तो इन एनी केस वेरी करेंगे ही करेंगे। और लास्टली जो डिफरेंस आ सकता है वो आ सकता है सर मेथड ऑफ स्टॉक वैल्यूएशन का। हो सकता है, हो क्या सकता है, होता ही है, जब आप अकाउंट्स में इन्वेंट्री वैल्यूएशन करते हो तो उसके लिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 के रूल्स रेगुलेशन अप्लाई करते हो। लेकिन सर हम कॉस्ट अकाउंटिंग में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 फॉलो नहीं करते, हम यहां पे फीफो लिफो ये सब यूज करते हैं। तो हो सकता है कि आप कॉस्ट अकाउंटिंग में फीफो के बेसिस पे जा रहे हो, फाइनेंशियल में लिफो चल रहा हो, या फिर फाइनेंशियल में फीफो चल रहा हो, हमारे यहां पे लिफो चल रहा हो। तो सिंपल मैं कहना चाह रहा हूं, हो सकता है दोनों जगह स्टॉक का जो वैल्यूएशन का तरीका है वो अलग अलग हो। जब दोनों जगह स्टॉक के वैल्यूएशन का तरीका अलग अलग होगा तो अमाउंट भी अलग अलग कैलकुलेट होके आ सकती है, और जब अमाउंट अलग अलग कैलकुलेट होके आएगी तो प्रॉफिट भी उसका वेरी कर जाता है। तो सर दीज आर द 5 रीजन जिसकी वजह से कॉस्ट अकाउंटिंग का प्रॉफिट और फाइनेंशियल अकाउंटिंग का जो प्रॉफिट है वो वेरी कर जाते हैं। अब इश्यू ये आता है सर इनका ट्रीटमेंट कैसे किया जाए। तो इसके ट्रीटमेंट के लिए आपको सिंपली ये समझना है कि सर हम नॉर्मली क्या करते हैं, मैं नॉर्मली बात कर रहा हूं, हम नॉर्मली क्या करते हैं, हम नॉर्मली कॉस्ट अकाउंटिंग के प्रॉफिट को फाइनेंशियल अकाउंटिंग के प्रॉफिट से मैच करने की कोशिश करते हैं, रिकंसाइल करने की कोशिश करते हैं, और इसके लिए हम क्या करते हैं, स्टेटमेंट ऑफ रिकॉन्सिलिएशन बनाते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि मैं नहीं कहूंगा कि भाई हमेशा ही कॉस्ट अकाउंटिंग टॉप पे लेना और फाइनेंशियल नीचे। आप चाहो तो फाइनेंशियल टॉप पे ले सकते हो और उसके प्रॉफिट को कॉस्ट अकाउंटिंग से मैच कर सकते हो, बात एक ही है। तो हमें मेनली क्या देखना है, अगर मैं प्रॉफिट एज पर कॉस्ट अकाउंट्स को फाइनेंशियल अकाउंटिंग के प्रॉफिट से मैच कर रहा हूं, तो हमें मेनली ये कॉन्सेंट्रेट करना है कि सर जो भी ट्रांजेक्शन है उससे कॉस्ट अकाउंटिंग के प्रॉफिट में क्या इंपैक्ट हुआ इन कंपैरिजन विद
फाइनेंशियल अकाउंटिंग। अगर मेरा किसी भी ट्रांजैक्शन की वजह से कॉस्ट अकाउंटिंग का प्रॉफिट ज्यादा है इन कंपैरिजन विद फाइनेंशियल, तो वो मेरे को माइनस कर देना चाहिए। और अगर किसी भी ट्रांजैक्शन की वजह से मेरा कॉस्ट अकाउंटिंग का प्रॉफिट कम है इन कंपैरिजन विद फाइनेंशियल, तो मुझे उस प्रॉफिट को बढ़ा देना चाहिए, ऐड कर देना चाहिए। जैसे सिंपल मैंने कहा कि भाई दोनों जगह मैंने सेल्स लिखी 5-5 लाख रुपए की। अब हुआ क्या, आपका गुडविल रिटर्न ऑफ है जो कि केवल फाइनेंशियल अकाउंटिंग में लिखा जाएगा, मान लो 1 लाख रुपए। तो सिंपल सी बात है, इससे क्या हुआ, आपका कॉस्ट अकाउंटिंग का प्रॉफिट तो 5 लाख ही दिखेगा, फाइनेंशियल अकाउंटिंग का 4 लाख। तो इससे क्या हुआ सर, कॉस्ट अकाउंटिंग का मेरा जो प्रॉफिट है वो ज्यादा है। अगर आपको इसको फाइनेंशियल अकाउंटिंग के इक्वल करना है तो ये 1 लाख रुपए यहां पे भी लेस कर दो। जैसे यहां पे लेस करोगे वो क्या हो जाएगा, 4 लाख हो जाएगा। तो इसका मतलब कोई भी ऐसा एक्सपेंस जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग में आपने बुक करा हुआ है वो कॉस्ट अकाउंटिंग के प्रॉफिट में से लेस कर दोगे तो आपका प्रॉफिट फाइनेंशियल के इक्वल हो जाएगा। इसका मतलब एक्सपेंसेस ओनली रिकॉर्डेड इन फाइनेंशियल अकाउंटिंग वाले जितने भी एग्जांपल्स हैं ये सारे के सारे आपको लेस करने पड़ेंगे। बिल्कुल इसी तरीके से जो मैंने इनकम बताया, तो सर अगर आपने कोई इनकम है, जैसे मैं यहीं पे दोबारा से बात करूं कि सर मान लो ये एक इनकम है, इंटरेस्ट रिसीव्ड है। अब इंटरेस्ट रिसीव्ड अगर ये है तो हुआ क्या, सर सेल तो 5 लाख की बुक करी थी, 1 लाख का इनकम रिसीव्ड हुआ, तो फाइनेंशियल में आपने लिख लिया, अकॉर्डिंगली फाइनेंशियल का प्रॉफिट तो 6 लाख दिखने लग गया। लेकिन इंटरेस्ट रिसीव्ड कॉस्ट अकाउंटिंग में आया नहीं, जिसकी वजह से ये प्रॉफिट 5 लाख ही दिख रहा था। तो सर आपने 1 लाख रुपए इसमें ऐड करना पड़ेगा, तब जाके ये 6 लाख रुपए बनेगा। तो इसका मतलब कोई भी ऐसी इनकम है जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग में आपने रिकॉर्ड कर ली, कॉस्ट अकाउंटिंग में नहीं करी है अभी तक, तो वो कॉस्ट अकाउंटिंग के प्रॉफिट में आप ऐड कर लो, आपका प्रॉफिट इक्वल हो जाएगा, मैच हो जाएगा। इसी तरीके से जो थर्ड पॉइंट था आपका नॉशनल एक्सपेंसेस, सर नॉशनल एक्सपेंस केवल और केवल कॉस्ट अकाउंटिंग में लिखे जाते हैं। नॉशनल एक्सपेंसेस केवल और केवल कॉस्ट अकाउंटिंग में लिखे जाते हैं। जैसे सेम एग्जांपल दोबारा से मैं कंसीडर करूं तो मैं कहता हूं कि सर एक नॉशनल रेंट है मान लो 1 लाख रुपए का। तो मैंने क्या किया, वो नॉशनल रेंट जो था वो कॉस्ट अकाउंटिंग में तो 1 लाख रुपए लिख दिया, तो इससे क्या हुआ, कॉस्ट अकाउंटिंग का प्रॉफिट 4 लाख हो गया। लेकिन फाइनेंशियल अकाउंटिंग में नॉशनल बेसिस पे कोई खर्चा लिखना अलाउड नहीं है, तो सर ये 5 लाख ही रहा। इससे क्या हुआ, इससे कॉस्ट अकाउंटिंग का मेरा प्रॉफिट कम हो गया। तो अगर मैं इस 1 लाख रुपए को वापस एड बैक कर दूं इसमें, तो ये 5 लाख हो जाएगा। तो इसका मतलब कोई भी नॉशनल बेसिस पे अगर आपने खर्चा लिखा हुआ है कॉस्ट अकाउंटिंग में, तो उसको वापस ऐड बैक कर दो, वापस ऐड बैक कर दो, अकॉर्डिंगली ये प्रॉफिट आपका इक्वल टू फाइनेंशियल अकाउंटिंग हो जाए। इसी तरीके से अगर कोई अंडर या ओवर एब्जॉर्प्शन है, तो सर अंडर या ओवर एब्जॉर्प्शन का इंपैक्ट भी आप एक एक करके अंडरस्टैंड कर लो। अंडर एब्जॉर्प्शन का मतलब होता है कॉस्ट अकाउंटिंग में खर्चा कम लिखना। जैसे ये वाला एग्जांपल कि मान लो 5-5 लाख रुपए की सेल है, आपने कॉस्ट अकाउंटिंग में केवल 2 लाख लिखा और फाइनेंशियल अकाउंटिंग में 3 लाख, तो ये अंडर एब्जॉर्प्शन हो गया। इससे क्या हुआ, मेरा फाइनेंशियल अकाउंटिंग का जो प्रॉफिट है वो तो बचा 2 लाख और कॉस्ट अकाउंटिंग का जो प्रॉफिट है वो बचा मेरा 3 लाख। तो सर इसका मतलब सिंपल सी बात है, खर्चा कम दिखाओगे तो प्रॉफिट आपका ज्यादा है। कॉस्ट अकाउंटिंग में खर्चा कम लिखा तो प्रॉफिट ज्यादा है। तो सर अगर इसको 2 लाख बनाना है तो इसमें से 1 लाख रुपए का खर्चा और माइनस करना पड़ेगा। इसका मतलब कोई भी अंडर एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड होता है तो वो आपको कॉस्ट अकाउंटिंग के प्रॉफिट में से लेस करना पड़ेगा टू इक्वल फॉर मैचिंग द फाइनेंशियल अकाउंटिंग प्रॉफिट के मैच करने के लिए। इसी तरीके से अगर मैं कहूं कि ओवर एब्जॉर्प्शन का एग्जांपल ले लो, ओवर एब्जॉर्प्शन के एग्जांपल की अगर मैं बात करूं तो मान लो कि आपने खर्चा कॉस्ट अकाउंटिंग में ज्यादा दिखा दिया, यहां पे 4 लाख दिखा दिया, मान लो ज्यादा खर्चा दिखाओगे कॉस्ट अकाउंटिंग में इन कंपैरिजन विद फाइनेंशियल, तो सर ये कहलाएगा ओवर। इससे क्या हुआ, आपका कॉस्ट अकाउंटिंग का प्रॉफिट केवल 1 लाख है जबकि फाइनेंशियल अकाउंटिंग का 2 लाख। तो अगर इस कॉस्ट अकाउंटिंग के प्रॉफिट को फाइनेंशियल से मैच करना है तो इसमें आपको ऐड बैक करना पड़ेगा 1 लाख, जो कि क्या इन दोनों का डिफरेंस है। तो सर इसका मतलब ओवर अब्जॉर्प्शन की वजह से आपका कॉस्ट अकाउंटिंग का प्रॉफिट कम हो जाता है, तो वापस ऐड बैक कर लो डिफरेंस, जिसकी वजह से आपका कॉस्ट अकाउंटिंग का प्रॉफिट और फाइनेंशियल अकाउंटिंग का प्रॉफिट मैच कर जाए। तो ओवर अब्जॉर्प्शन आपको ऐड करने पड़ेंगे।
इसके बाद अगर मैं बात करूं स्टॉक वैल्यूएशन की, तो इसको ध्यान से समझ लो सर। स्टॉक वैल्यूएशन में दो तरीके के स्टॉक होते हैं, वन इज ओपनिंग स्टॉक एंड वन इज क्लोजिंग स्टॉक। और ध्यान से अपने दिमाग में जोर डालो सर, ओपनिंग स्टॉक इज द डेबिट आइटम इन फाइनेंशियल अकाउंट, ओपनिंग स्टॉक इज द डेबिट आइटम इन फाइनेंशियल अकाउंटिंग। और कॉस्ट शीट में मैं बात करूं तो प्लस आइटम। सर डेबिट साइड और प्लस आइटम का मतलब क्या है? खर्चा, कॉस्ट को बढ़ाना। क्योंकि अगर आप कॉस्ट शीट में कोई भी आइटम प्लस कर रहे हो, इसका मतलब वो आपकी कॉस्ट को बढ़ा रहा है। इसी तरीके से फाइनेंशियल अकाउंटिंग में डेबिट साइड में लिखने का मतलब है खर्चा बुक करना, अपनी कॉस्ट को बढ़ाना। तो ओपनिंग स्टॉक जो है, हो सकता है आपने कॉस्ट अकाउंटिंग में ओपनिंग स्टॉक, ध्यान देना, ओपनिंग स्टॉक कॉस्ट अकाउंटिंग में लिखा 1 लाख, फाइनेंशियल अकाउंटिंग में लिखा 2 लाख। इसका मतलब यह हुआ सर, कॉस्ट अकाउंटिंग में आपने ओपनिंग स्टॉक कम लिखा, और ओपनिंग स्टॉक प्लस आइटम होता है कॉस्ट के टाइम पे, तो इससे तो आपकी कॉस्ट जो है वो इन कंपैरिजन विद फाइनेंशियल अकाउंटिंग तो कम है। आपका जो टोटल कॉस्ट आएगी वो कॉस्ट अकाउंटिंग में कम आएगी। सर कॉस्ट कम आने का मतलब है प्रॉफिट ज्यादा आना, कॉस्ट कम आने का मतलब है प्रॉफिट ज्यादा आना। तो सर प्रॉफिट ज्यादा है तो इसको कम करना पड़ेगा, तो जो आपका डिफरेंस है उससे लेस कर दो। इसका मतलब अगर कॉस्ट अकाउंटिंग में ओपनिंग स्टॉक कम है तो वो आपको लेस करना पड़ेगा। तो अंडर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक जो है कॉस्ट अकाउंटिंग का, वो आपको लेस करना पड़ेगा। तो सिंपल सी बात है, अगर मैं उल्टा बोलूं तो ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक ऐड करना पड़ेगा, ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक ऐड करना पड़ेगा। इसी तरीके से क्लोजिंग स्टॉक के बारे में सोचो। सर क्लोजिंग स्टॉक जो होता है, दिस इज द क्रेडिट साइड आइटम इन फाइनेंशियल अकाउंटिंग, और कॉस्ट शीट में माइनस आइटम। तो अगर मैं कहता हूं कॉस्ट अकाउंटिंग में आपने क्लोजिंग स्टॉक 1 लाख लिखा और फाइनेंशियल अकाउंटिंग में 2 लाख लिखा, तो सर क्लोजिंग स्टॉक अगर आप कम लिखते हो, क्रेडिट आइटम अगर कम लिखते हो, तो सर प्रॉफिट भी तो कम रह गया, तो बढ़ाना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा जो भी डिफरेंस होगा इसका। तो इसका मतलब अगर कॉस्ट अकाउंटिंग में क्लोजिंग स्टॉक कम है तो वो ऐड करना पड़ेगा, तो अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक आपको ऐड करना पड़ेगा। तो ऑफ कोर्स ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक आपको लेस करना पड़ेगा। अकॉर्डिंगली आप प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल अकाउंटिंग तक पहुंच जाओ। तो सर टोटली मैं ये कहूंगा कि ये जो रिकॉन्सिलिएशन का टॉपिक है, इसमें रट्टाफिकेशन से बात नहीं बनने वाली। ये टोटली अंडरस्टैंडिंग बेस्ड है कि किसी भी ट्रांजैक्शन का प्रॉफिट पे क्या इंपैक्ट आ रहा है, अकॉर्डिंगली आपको उसका ट्रीटमेंट करना है। इस पे जो भी वैरायटीज ऑफ क्वेश्चन बन सकते हैं वो मैं एक एक करके आपके साथ डिस्कस करता हूं। सबसे पहले एक एग्जांपल ले लेते हैं। सर पहली वैरायटी क्वेश्चन की ये होती है कि हमारे पास कॉस्ट अकाउंटिंग का प्रॉफिट भी होता है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग का प्रॉफिट भी होता है, और दोनों में जो डिफरेंस के रीजंस हैं वो गिवन होते हैं, तो हमें प्लस माइनस करके उनको रिकंसाइल करना होता है। फ्रॉम द फॉलोइंग फिगर्स प्रिपेयर ए स्टेटमेंट रिकंसाइलिंग द प्रॉफिट एज पर कॉस्ट अकाउंट्स एंड प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल अकाउंट्स। आपके पास दोनों प्रॉफिट गिवन है। प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल स्टेटमेंट है 128,755 और प्रॉफिट एज पर कॉस्ट स्टेटमेंट है 172,400। अब होगा क्या, हम सबसे पहले टॉप पे, नॉर्मली जब तक क्वेश्चन स्पेसिफिकली कुछ नहीं बोलता, मैं हमेशा टॉप पे कॉस्ट स्टेटमेंट का प्रॉफिट लेता हूं। तो मैं सबसे पहले स्टेटमेंट में प्रॉफिट एज पर कॉस्ट अकाउंट लूंगा 172,400। इसके बाद प्लस माइनस करना है, तो सर अंडर रिकवर्ड जो होते हैं वो हमेशा लेस होते हैं। वर्क्स ओवरहेड अंडर रिकवर्ड 3120 आपका लेस हो जाएगा। देन ओवर रिकवर्ड जो होते हैं वो हमेशा प्लस कर लेते हैं हम, तो ये 1700 प्लस हो जाएगा, ये 1700 आपका प्लस में आ जाएगा। इसके अलावा डेप्रीशिएशन, ध्यान से देखो कि सर डेप्रीशिएशन आपने फाइनेंशियल अकाउंटिंग में लिखा है 11,200, जबकि डेप्रीशिएशन आपने कॉस्ट अकाउंटिंग में लिखा है 12,500। ध्यान दो, आपने कॉस्ट अकाउंटिंग में डेप्रीशिएशन का जो खर्चा होता है वो 1,300 रुपए ज्यादा लिखा है। सर अगर कॉस्ट अकाउंटिंग में खर्चा ज्यादा लिखा है तो प्रॉफिट हो गया कम, इसको वापस ऐड बैक कर लो 1,300 रुपए को, तो 1,300 रुपए को ऐड बैक कर लो, डेप्रीशिएशन ओवर चार्ज हो गया। इसी तरीके से इंटरेस्ट रिसीव्ड वो आइटम है जो आपने फाइनेंशियल अकाउंटिंग में तो लिख लिया होगा, कॉस्ट अकाउंटिंग में ऐड करा नहीं होगा, तो ऐड कर लो 8,000 रुपए, 8,000 रुपए ऐड कर लो। इसी तरीके से लॉस जो होता है,
सर लॉस ड्यू टू ऑब्सोलीट, कोई भी आइटम लॉस हो गया, ऑब्सोलीट हो गया, उसको फाइनेंशियल अकाउंटिंग में दिखा दिया लेकिन कॉस्ट अकाउंटिंग में नहीं लिखा, तो कॉस्ट अकाउंटिंग में लॉस नहीं लिखा तो सर कॉस्ट अकाउंटिंग का प्रॉफिट ज्यादा है, उसको कम करो 5700 से, माइनस कर दो, माइनस कर दो। इसी तरीके से इनकम टैक्स वो आइटम है जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग में तो खर्चा बुक हो गया होगा, कॉस्ट अकाउंटिंग में नहीं लिखा होगा, तो फिर से माइनस कर दो 40,300 का खर्चा कॉस्ट अकाउंटिंग में से भी। आपने कोई स्टोर एडजस्टमेंट करी है जो क्रेडिट हुई है फाइनेंशियल में, सर फाइनेंशियल में क्रेडिट होने का मतलब इनकम, तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग में तो एक इनकम लिख दी आपने 475, कॉस्ट अकाउंटिंग में नहीं लिखी, ऐड कर लो 475 रुपए ऐड कर लो। नेक्स्ट, सर आपने स्टॉक पे डेप्रिसिएशन चार्ज करा और वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग में लिख दिया, तो सर ये तो खर्चा है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग में तो लिख दिया, कॉस्ट अकाउंटिंग में नहीं लिखा, तो कॉस्ट अकाउंटिंग में लेस कर दो, कॉस्ट अकाउंटिंग में इसको लेस कर दो। इसके अलावा आपको एक बैंक इंटरेस्ट रिसीव हुआ है, क्रेडिट होने का मतलब रिसीव हुआ है, सर रिसीव हुआ है तो आपने ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग में तो रिसिप्ट लिख ली, कॉस्ट अकाउंटिंग में एज ए इनकम नहीं लिखी, ऐड कर लो 750। अकॉर्डिंगली आप प्लस माइनस करके देखोगे तो आप पाओगे कि आपका प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल अकाउंटिंग 128,755 के ये प्रॉफिट अब इक्वल हो गया। तो सर ये कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी जरूरी है, रट्टाफिकेशन से बात नहीं बनती। हां, प्रैक्टिस करते करते, क्वेश्चंस करते करते आपको ये चीजें जरूर याद हो जाती है कि अंडर रिकवर्ड माइनस करना है, ओवर रिकवर्ड प्लस करना है, ये याद हो जाए वो अलग बात है, बट फिर भी अपने को किसी भी तरीके का कोई रट्टाफिकेशन नहीं करना, अंडरस्टैंडिंग बेस्ड चलना है। तो पहली वैरायटी तो यही है जहां पे आपको दोनों प्रॉफिट गिवन हो, ट्रांजैक्शन गिवन हो, प्लस माइनस करके आप एग्जाम में पता लगा पाओगे कि आपका आंसर ठीक है या नहीं है। लेकिन हर क्वेश्चन में ऐसा नहीं होता कि आपको दोनों प्रॉफिट गिवन, कई बार ऐसा भी होता है कि आपको कॉस्ट अकाउंटिंग का प्रॉफिट या लॉस तो गिवन होता है और क्वेश्चन ट्रांजैक्शंस बता देता है और कहता है कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग का प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट करके दो, कैलकुलेट करके दो। तो उस सिचुएशन में कैसे क्वेश्चन को हैंडल करना है, एक एग्जांपल और देखो। कहते हैं प्रिपेयर ए रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग फिगर्स एंड एसर्टेन द प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल बुक्स। सर इस बारी फाइनेंशियल बुक्स का प्रॉफिट गिवन नहीं है, वो आपको कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले आपको लॉस दे दिया एज पर कॉस्ट अकाउंट 50,000। देखो चाहे प्रॉफिट गिवन हो चाहे लॉस गिवन हो, बस फर्क यह है कि प्रॉफिट की फिगर पॉजिटिव में शो की जाती है और लॉस की फिगर नेगेटिव में शो की जाती है। बाकी इसकी वजह से फॉर्मेट की सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो सर सबसे पहले हम लिख लेंगे लॉस एज पर कॉस्ट अकाउंट 50,000 नेगेटिव में, तो ये हम नेगेटिव में शो कर देंगे। इसके बाद अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक इन कॉस्ट अकाउंट। सर कॉस्ट अकाउंटिंग में अगर क्लोजिंग स्टॉक कम लिखोगे, क्लोजिंग स्टॉक कम लिखने का मतलब है आपका प्रॉफिट भी कम आएगा, तो आपको इसको एड बैक करना पड़ेगा 25,000 रुपीज एड बैक करना पड़ेगा। इसके अलावा प्रिलिमिनरी एक्सपेंस रिटर्न ऑफ वो आइटम है जो कि आपने फाइनेंशियल अकाउंटिंग में तो खर्चा लिख दिया होगा, कॉस्ट अकाउंटिंग में माइनस नहीं हुआ होगा, तो कॉस्ट अकाउंटिंग में माइनस कर दो 10,000 रुपए, कॉस्ट अकाउंटिंग में लेस कर दो 10,000 रुपए। नेक्स्ट, आपने फर्नीचर बेचा और उस पे जो प्रॉफिट हुआ फाइनेंशियल बुक्स में तो रिकॉर्ड हो गया, तो फाइनेंशियल का प्रॉफिट तो बढ़ गया, कॉस्ट अकाउंटिंग में बुक नहीं हुआ तो इसका प्रॉफिट नहीं बढ़ा, तो यहां पे बुक कर लो, ऐड कर लो 6,000 रुपए, ऐड कर लो 6,000 रुपए। इसके अलावा आपने बैंक लोन पे एक इंटरेस्ट पे किया है 6,075 रुपए का। ऑफ कोर्स बैंक लोन पे इंटरेस्ट पे करना मतलब फाइनेंशियल बुक में तो खर्चा बुक हो जाएगा, कॉस्टिंग में नहीं होगा, तो कॉस्टिंग में से माइनस कर दो 6,075 रुपए। और लास्ट आइटम है फैक्ट्री ओवरहेड ओवर अब्सॉर्ब्ड। सर ओवर अब्सॉर्ब्ड ऐड होता है 11,075, ऐड कर लो। तो वो क्वेश्चंस करते करते, प्रैक्टिस करते करते आपको याद होना जाना चाहिए अंडर रिकवर्ड माइनस होता है, ओवर रिकवर्ड प्लस होता है, कुछ इस तरीके से। लेकिन ये केवल और केवल तभी चलेगा जब पहले आप कॉस्ट अकाउंटिंग ले रहे हो टॉप पे और एट द एंड ले रहे हो फाइनेंशियल। अगर ये उल्टा हो गया तो सोच भी आपकी बिल्कुल उल्टी हो जानी चाहिए। तो सर आपका फाइनल आंसर आ गया 24,000 रुपए लॉस एज पर फाइनेंशियल बुक्स। तो ये दूसरी वैरायटी है जहां पे आपको कॉस्ट अकाउंटिंग का प्रॉफिट या लॉस दे दिया जाता है, ट्रांजैक्शन दे दिए जाते हैं और आपको प्रॉफिट और लॉस एज पर फाइनेंशियल बुक्स कैलकुलेट करना होता है। इसके बाद एक और एग्जांपल करेंगे। ये जो तीसरी वैरायटी है क्वेश्चन की, ये है इसकी उल्टी, जो सेकंड आपने करा है उसका रिवर्स, कि सर हो सकता है आपको फाइनेंशियल अकाउंटिंग का प्रॉफिट और लॉस दे दिया जाए,
ट्रांजैक्शन दे दिए जाए और आपको कॉस्ट अकाउंटिंग का प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट करना हो। तो ये एक एमसीक्यू क्वेश्चन लाइक है। एज ऑन 31st March 2022 द प्रॉफिट ऑफ ए कंपनी वाज 36,450 एज पर फाइनेंशियल रिकॉर्ड। सर आपको फाइनेंशियल अकाउंटिंग का प्रॉफिट बता दिया है 36,450। अब देखो, करने को आप ऐसा भी कर सकते हो कि टॉप पे फाइनेंशियल लेकर जो हम सोच रहे थे उसको उल्टा करके आप अपना कॉस्ट अकाउंटिंग का प्रॉफिट निकाल लो, या आप अपने आप को ज्यादा कंफ्यूज नहीं करना चाहते हो तो सर वही काम करो कि कॉस्ट अकाउंटिंग में टॉप पे लेता हूं तो ले लिया, और प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल अकाउंटिंग लास्ट में लेता हूं तो लास्ट में मैंने क्या किया, प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल अकाउंटिंग 36450 रख दिया। आंसर तो सेम ही आना है। द फॉलोइंग समरी ऑफ ट्रांजेक्शन इज गिवन फॉर द सेम पीरियड। ऑब्सोलिसेंस लॉस हुआ जो कि हमें पता है फाइनेंशियल अकाउंटिंग में दिखा दिया जाता है, कॉस्ट अकाउंटिंग में नहीं दिखाया जाता, तो लेस कर दो 2450, तो लेस आइटम में आ जाएगा 2450 ऑब्सोलिसेंस लॉस चार्ज, कॉस्ट अकाउंटिंग में से लेस कर। इसी तरीके से एडमिन ओवरहेड जो है ओवर रिकवर्ड, सर ओवर रिकवर्ड प्लस होते हैं 1650, तो ये प्लस कर लो 1650। इसके अलावा क्लोजिंग स्टॉक अंडर स्टेटेड है, सर अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक की वजह से आपका कॉस्ट अकाउंटिंग का प्रॉफिट कम दिखाई देगा, तो ऐड करना पड़ेगा आपको 4600, ऐड कर लो सर, बस बाकी कुछ नहीं था। द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट एज पर कॉस्ट अकाउंट आपको निकालना है, तो सर इसके अंदर ये वाला प्लस कर लो, ये दोनों माइनस करोगे तो आपको यहां पे 32,650 प्रॉफिट एज पर कॉस्ट अकाउंटिंग पता चल जाएगा। दैट विल बी सी विल बी योर करेक्ट आंसर। मैं ये बिल्कुल नहीं कहूंगा कि आप फिगर हमेशा बैलेंसिंग फिगर में निकालो, आप चाहो तो ऐसा भी कर सकते हो, फाइनेंशियल अकाउंटिंग का प्रॉफिट टॉप पे, देन ये जो आइटम प्लस वाले हैं माइनस कर दो, माइनस वाला प्लस कर दो, अकॉर्डिंगली आप कॉस्ट अकाउंटिंग का प्रॉफिट दिखा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जैसा आप कंफर्टेबल फील करो। आंसर सेम आएगा 32,650 और एग्जामिनर मार्क्स भी सेम ही देगा, जितने मार्क्स का क्वेश्चन होगा उसके अकॉर्डिंगली। इसके बाद नेक्स्ट जो एग्जांपल है, नेक्स्ट एग्जांपल आप अगर ध्यान से देखोगे तो सर नेक्स्ट एग्जांपल एक ऐसी वैरायटी है जिसमें आपको फाइनेंशियल अकाउंटिंग का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तो बनाकर दे दिया जाता है, जिसमें आपको फाइनेंशियल अकाउंटिंग का नेट प्रॉफिट तो मिल जाता है, लेकिन कॉस्ट अकाउंटिंग का प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए आपको कॉस्ट शीट बनानी पड़ती है। कॉस्ट अकाउंटिंग का प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए आपको कॉस्ट अकाउंटिंग बनानी पड़ती है, और अकॉर्डिंगली हमें क्या करना पड़ता है, देन रिकॉन्सिलिएशन प्रिपेयर करना होता है। तो इसमें फाइनेंशियल अकाउंटिंग का प्रॉफिट तो आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से मिल जाता है, और साथ में आपको कॉस्ट अकाउंटिंग का प्रॉफिट कॉस्ट शीट बना के कैलकुलेट करना होता है, जिसका डेटा गिवन होता है, और देन जो क्वेश्चन की डिमांड होती है या रिकॉन्सिलिएशन बनाना होता है वो आपको फाइनली करना पड़ता है। कैसे करते हैं इस क्वेश्चन को, क्या डेटा एक बार रीड करके देखते हैं। एंटुआ लिमिटेड हैज फर्निश्ड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम द फाइनेंशियल बुक्स फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2020। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आपको बनाया हुआ है, जिसमें आपको देखने को मिल रहा है ओपनिंग स्टॉक में 500 यूनिट 140 रुपए के अकॉर्डिंगली कैलकुलेशन करी, तो ये आ गया आपका 500 इंटू 140, सर 70,000 रुपए, ठीक है। मटेरियल कंज्यूम 1040, वेजेस का खर्चा दे दिया। क्रेडिट साइड में सेल करी 10,250 यूनिट और वैल्यू बता दी 28,70,000। क्लोजिंग स्टॉक में आपके पास 250 यूनिट बच गई 200 रुपए के अकॉर्डिंगली 50,000 की। ग्रॉस प्रॉफिट निकाल लिया, ग्रॉस प्रॉफिट आगे कैरी किया, देन फैक्ट्री ओवरहेड, एडमिन ओवरहेड, सेलिंग एक्सपेंसेस, बैड डेट्स और प्रीलिमिनरी एक्सपेंस माइनस किए, और इंटरेस्ट और रेंट रिसीव किया। अकॉर्डिंगली प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का प्रॉफिट आपको पता चल गया 192 का है। सर प्रॉफिट एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तो पता चल गया 192 का है। कॉस्ट अकाउंटिंग के प्रॉफिट के लिए आपको कुछ डेटा दिया जाता है, कहते हैं द कॉस्ट शीट शोज द कॉस्ट ऑफ मटेरियल एट 104 पर यूनिट। कहते हैं कॉस्ट शीट में हमने मटेरियल की कॉस्ट 104 रुपए पर यूनिट के अकॉर्डिंगली लिखी है, तो सर 104 रुपए पर यूनिट के अकॉर्डिंगली आपने मटेरियल की कॉस्ट लिखी है, ठीक है। चलो लेबर की जो कॉस्ट है वो 60 रुपए पर यूनिट के अकॉर्डिंगली लिखेंगे, चलो ओके है। फैक्ट्री ओवरहेड आर अब्सॉर्ब्ड एट 60% ऑफ लेबर कॉस्ट, जो लेबर की कॉस्ट आएगी उसका 60% आप फैक्ट्री ओवरहेड लिखोगे, और एडमिन ओवरहेड आपको 20% ऑफ फैक्ट्री कॉस्ट लिखना है, तो ठीक है। कॉस्ट शीट बनाने के लिए डेटा गिवन है। सेलिंग एक्सपेंसेस आपको 24 रुपए पर यूनिट लिखने हैं,
और ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स आपको 180 रुपए पर यूनिट पे वैल्यू करना है, जबकि यहां पे 140 पे वैल्यू था। ठीक है, अब क्वेश्चन चाहता है बेस्ड ऑन द अबव इंफॉर्मेशन आंसर द बिलो 5 क्वेश्चन। ये 5 क्वेश्चन के आंसर अपने को देने हैं, और जिसमें सबसे पहला है व्हाट इज द प्रॉफिट एज पर कॉस्ट अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। सर फाइनेंशियल अकाउंटिंग का प्रॉफिट तो इन्होंने कैलकुलेट करके दे दिया था, तो पहले ही पॉइंट में जानना चाहते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग का प्रॉफिट, और कॉस्ट अकाउंटिंग का प्रॉफिट निकालने के लिए हम बनाते हैं कॉस्ट शीट। तो ठीक है, इसके लिए आपको कॉस्ट शीट बनानी पड़ेगी ऑफ एंटुआ लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। सर सबसे पहले आप कॉस्ट शीट में मटेरियल का खर्चा लिखते हो 104 रुपए पर यूनिट, लेकिन इसके लिए आपको नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड चाहिए। नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड प्लस क्लोजिंग स्टॉक यूनिट्स माइनस ओपनिंग स्टॉक यूनिट। तो 10,250 प्लस 250 माइनस में 500 में भी मैंने कैलकुलेशन दिखाई हो, बिल्कुल दिखाई है। यूनिट्स प्रोड्यूस्ड आपकी 10,000 यूनिट आ गई। सर 10,000 यूनिट आपकी वो यूनिट्स प्रोड्यूस्ड आ गई। एक यूनिट की कॉस्ट मटेरियल की 104 है, तो 10,000 इंटू 104 10,40,000 रुपए आपकी मटेरियल की कॉस्ट आ जाएगी। लेबर की कॉस्ट आपको 60 रुपए पर यूनिट लिखनी है, तो 10,000 इंटू 60 6 लाख रुपए। दोनों का एडिशन आ गया, प्राइम कॉस्ट 16,40,000। क्वेश्चन ने कहा फैक्ट्री ओवरहेड आपको बुक करना है 60% ऑफ लेबर कॉस्ट। लेबर की कॉस्ट 6 लाख है, तो 6 लाख का 60% 3,60,000 विल बी और फैक्ट्री ओवरहेड। एडिशन की आप अपनी फैक्ट्री कॉस्ट पे पहुंच गए। फैक्ट्री कॉस्ट में आप ऐड करोगे एडमिन ओवरहेड, जो कि आपको 20% ऑफ फैक्ट्री कॉस्ट लेना है। तो सर फैक्ट्री कॉस्ट 20 लाख है, तो इसका 20% 4 लाख रुपए आपको एडमिन ओवरहेड लेना है। अकॉर्डिंगली कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ गया 24 लाख। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में आप ऐड करते हो ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स, जिसकी यूनिट आपको यहां से लेनी पड़ेगी 500, और पर यूनिट वैल्यू आपको गिवन है 180। तो 500 इंटू 180 90,000 विल बी योर ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स वैल्यू। माइनस करोगे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स। तो ध्यान देना, ये जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है, इसमें जो क्लोजिंग स्टॉक होता है ये एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 होता है। और हम हमेशा क्या करते हैं, कॉस्ट अकाउंटिंग में कॉस्ट शीट में क्लोजिंग स्टॉक निकालने के लिए फॉर्मूला यूज करते हैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड। एक यूनिट की कॉस्ट पता चल जाएगी और उसको क्लोजिंग स्टॉक यूनिट से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्लोजिंग स्टॉक की अमाउंट पता चलेगी। तो सर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हमने कैलकुलेट कर ली 24 लाख डिवाइडेड बाय यूनिट प्रोड्यूस 10,000। तो एक यूनिट की कॉस्ट 240 है, और आपके पास लास्ट में क्लोजिंग में कितनी यूनिट बच गई 250 यूनिट्स। तो 250 इनटू में 240 दैट विल बी 60,000 विल बी और क्लोजिंग स्टॉक एज पर कॉस्ट अकाउंटिंग। तो आप पहुंच जाओगे अपने कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पे। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पे हम ऐड करते हैं सेलिंग एक्सपेंसेस 24 रुपए पर यूनिट, जो हमेशा उन्हीं यूनिट्स पे अप्लाई होते हैं जो आप सेल करते हो। तो 10,250 यूनिट आपने बेची है, तो 10,250 इंटू 24 दैट विल कम 2,46,000 2,46,000। सर टोटल कॉस्ट पे पहुंच गए। सेल्स आपके पास क्वेश्चन में ऑलरेडी अवेलेबल है 28,70,000। तो 2870 में से टोटल कॉस्ट 2676 माइनस करोगे, आप अपने प्रॉफिट 1,94,000 पे पहुंच जाओगे। अकॉर्डिंगली आपकी जो पहली रिक्वायरमेंट है वो आपको पता चल गई, प्रॉफिट एज पर कॉस्ट अकाउंट कितना होगा। सर इट विल बी 1,94,000। इसके बाद क्वेश्चन ने कुछ छोटी छोटी रिक्वायरमेंट पूछी। कहते हैं व्हाट इज द फैक्ट्री ओवरहेड अंडर रिकवर्ड इन कॉस्ट अकाउंट फॉर रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। आपको रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट नहीं बनाना, कहते हैं आपको केवल यह बताना है कि फैक्ट्री ओवरहेड अंडर रिकवर्ड कितना है। तो सर इसका मतलब आपको यह बताना है कि कॉस्ट अकाउंटिंग में फैक्ट्री ओवरहेड कितना कम है। चेक कर लो सर, फाइनेंशियल अकाउंटिंग में फैक्ट्री ओवरहेड 379 है, 379 है, जबकि ये कॉस्ट अकाउंटिंग में केवल और केवल 360 है। तो बस दोनों का डिफरेंस जो 19,000 है वो आपको आंसर में बताना है। तो सर फैक्ट्री ओवरहेड जो अंडर रिकवर्ड है वो दोनों का डिफरेंस 19,000 आपको बताना है। इसी तरीके से तीसरा पॉइंट जो है वो कहता है बताओ व्हाट इज द सेलिंग ओवरहेड एक्सपेंसेस ओवरचार्ज्ड इन कॉस्ट अकाउंट फॉर रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। कॉस्ट अकाउंटिंग में सेलिंग एक्सपेंसेस कितना ज्यादा है, चेक कर लो। सर कॉस्ट अकाउंटिंग में सेलिंग एक्सपेंस लिखा है 246, जबकि ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग में केवल और केवल 220 है। तो दोनों का डिफरेंस 26,000 रुपए दैट विल बी ओवर रिकवर्ड, 26,000 रुपए ओवर रिकवर्ड। चौथा पॉइंट पूछना चाहता है आपसे
द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड इन कॉस्ट अकाउंट फॉर रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। क्वेश्चन जानना चाह रहे हैं कॉस्ट अकाउंटिंग में क्लोजिंग स्टॉक कितना ज्यादा है। सर देख लो, कॉस्ट अकाउंटिंग में क्लोजिंग स्टॉक है 60,000, जबकि फाइनेंशियल अकाउंटिंग में यह है 50,000, तो 10,000 रुपए ज्यादा है, तो 10,000 लिख दो। और लास्ट रिक्वायरमेंट है क्वेश्चन में, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड एक्सपेंस अंडर चार्ज इन कॉस्ट अकाउंटिंग फॉर रिकॉन्सिलिएशन पर्पस। सर कॉस्ट अकाउंटिंग में एडमिन एक्सपेंस कितना कम है, तो एडमिन एक्सपेंस फाइनेंशियल में तो है 4,24,000 और कॉस्ट अकाउंटिंग में एडमिन एक्सपेंसेस आपने लिखे हैं 4 लाख। सर 24,000 रुपए कम है। क्वेश्चन अगर हमें बोलता रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट बना दो तो वो भी हम बना देते। तो इस तरीके से भी आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकता है जहां पे आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाकर प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल अकाउंटिंग दे दिया जाए, कॉस्ट शीट बनाने के लिए कॉस्ट अकाउंटिंग का डेटा दे दिया जाए, देन उसके बाद या तो इंडिविजुअली इस तरीके से रिक्वायरमेंट पूछ सकता है या फिर पूरा का पूरा रिकॉन्सिलिएशन की भी डिमांड हो सकती है। एक वैरायटी ये है क्वेश्चन की। इसके अलावा एक वैरायटी ये है कि आपको ना तो फाइनेंशियल का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना के दिया जाएगा, ना कॉस्ट अकाउंटिंग की कॉस्ट शीट बना के दी जाएगी, लेकिन दोनों को बनाने का डेटा दे दिया जाएगा। मतलब हमें डेटा दे दिया जाएगा कि हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना सके और फाइनेंशियल अकाउंटिंग का प्रॉफिट निकाल सके। सिमिलरली हमें डेटा दे दिया जाएगा कि हम कॉस्ट शीट बना सके और कॉस्ट अकाउंटिंग का प्रॉफिट कैलकुलेट कर सकें, और उसके बाद फिर हमें बोला जाए कि रिकॉन्सिलिएशन बना के दो। तो सर ये जो वैरायटी आप देखने जा रहे हो अभी, ये नॉर्मली आपको एग्जाम में 15 मार्क्स की वैरायटी देखने को मिल सकती है। एक एग्जांपल के थ्रू, एक क्वेश्चन के थ्रू अंडरस्टैंड करते हैं। द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल फ्रॉम द फाइनेंशियल बुक्स। अभी आपको जो डेटा बता रहे हैं वो फाइनेंशियल बुक्स का बता रहे हैं। ऑफ ए कंपनी हैविंग ए नॉर्मल प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑफ 60,000 यूनिट्स। वैसे तो नॉर्मल प्रोडक्शन कैपेसिटी तो कंपनी की 60,000 यूनिट्स की है फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2023, लेकिन इन्होंने सेल करी है 10 लाख रुपए की और वो 50,000 यूनिट है। नॉर्मल प्रोडक्शन कैपेसिटी तो 60,000 यूनिट की है, लेकिन ये 50,000 यूनिट सेल कर रहे हैं और साथ में ये भी कह रहे हैं मेरे पास ना तो ओपनिंग था ना क्लोजिंग है। इसका मतलब सर नॉर्मल प्रोडक्शन कैपेसिटी तो 60,000 है, लेकिन एक्चुअल में ये 50,000 यूनिट्स ही बना रहे हैं और 50,000 ही सेल कर रहे हैं, तभी तो इनके पास ना तो ओपनिंग है ना क्लोजिंग है। डायरेक्ट मटेरियल का खर्चा 5 लाख रुपए है, डायरेक्ट वेजेस का खर्चा 2.5 लाख रुपए है। एक्चुअल फैक्ट्री के खर्चे जो है वो 1.5 लाख रुपए है, जिसमें से 60% फिक्स है। तो सर एक्चुअल फैक्ट्री एक्सपेंस 1.5 लाख रुपए है, जिसमें से फिक्स्ड है 60%, मतलब 90,000 रुपए इसमें फिक्स्ड है और तो 60,000 रुपए इसके अंदर वेरिएबल पोर्शन। इसी तरीके से एक्चुअल एडमिनिस्ट्रेशन के खर्चे जो है वो 45,000 रुपए है और ये सारे के सारे फिक्स हैं। इसी तरीके से एक्चुअल सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के खर्चे 30,000 रुपए हैं, लेकिन इसमें 40% फिक्स है। तो सर इसमें फिक्स है 12,000 रुपए 40%, तो बाकी बचा हुआ 18,000 रुपए जो है वो वेरिएबल पोर्शन रहेगा। और इंटरेस्ट और डिविडेंड इनको रिसीव हुआ है 15,000 का। बस सर ये डेटा है। और क्वेश्चन चाहता क्या आपसे, क्वेश्चन चाहता है पहले पॉइंट में फाइंड आउट प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल बुक्स फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2023। सर फाइनेंशियल बुक्स का प्रॉफिट पता करने का मतलब है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना, तो बना दो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2023। 4 कॉलम पर्टिकुलर अमाउंट दैट विल बी योर डेबिट साइड एंड दैट विल बी योर क्रेडिट साइड। खर्चे लिख दो। सर सेल बुक कर दो क्रेडिट साइड में 10 लाख रुपए की, मटेरियल का खर्चा लिख दो 5 लाख रुपए, लेबर का खर्चा लिख दो 2.5 लाख रुपए डेबिट साइड में, फैक्ट्री के खर्चे लिख दो 1.5 लाख रुपए, जिसको आप बाइफिकेट कर सकते हो। वेरिएबल है 60,000 और फिक्स्ड है 90,000, जो मैंने ऑलरेडी कैलकुलेट करके यहां पे दिखाया। एडमिन एक्सपेंसेस 45,000 रुपए सारा का सारा फिक्स लिख दो, और जो सेलिंग एक्सपेंस है 30,000 टोटल लिख दो, और फिक्स्ड लिख दो 12,000 और 18,000 रुपए वेरिएबल लिख दो। इसके अलावा आपको लास्ट में एक इंटरेस्ट डिविडेंड रिसीव हुआ है 15,000 क्रेडिट साइड में डाल दो। अकॉर्डिंगली आपको प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल अकाउंटिंग पता चल जाएगा 40,000 रुपए। सर 40,000 इज द प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल अकाउंटिंग। इसके बाद
क्वेश्चन क्या चाहता है, सेकंड पॉइंट ध्यान देना, थोड़ा सा ट्रिकी पॉइंट है, कॉन्सेप्चुअल है। कहते हैं प्रिपेयर द कॉस्ट शीट, आपको कॉस्ट शीट बनानी है एंड एज सर्टन द प्रॉफिट एज पर कॉस्ट अकाउंट, ठीक है, फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2023। यहां तक तो ठीक है कि कॉस्ट शीट बना के कॉस्ट अकाउंटिंग का प्रॉफिट निकालना है, लेकिन कहते हैं अज्यूम करना कि जो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, मतलब ओवरहेड के जो खर्चे हैं, दीज आर अब्सॉर्ब्ड ऑन द बेसिस ऑफ नॉर्मल प्रोडक्शन कैपेसिटी। सर सिंपल सी बात करूं तो क्वेश्चन कहना चाहता है कि कॉस्ट शीट में जो ओवरहेड के खर्चे दिखाने हैं वो अब्सॉर्प्शन बेसिस पे दिखाने हैं। तो ध्यान देना, जब आप कॉस्ट शीट बनाओगे 2 कॉलम में पर्टिकुलर अमाउंट, तो सर मटेरियल और वेजेस का जो खर्चा है ये तो डायरेक्ट खर्चे हैं। डायरेक्ट खर्चे जो हैं वो तो आप सीधा सीधा 5 लाख और 2.5 लाख लिख के 7.5 लाख रुपए की प्राइम कॉस्ट दिखा सकते हो। लेकिन इसके बाद जब फैक्ट्री ओवरहेड लिखोगे तो इस तरीके के क्वेश्चन जहां पे कि अब्जॉर्प्शन बेसिस अप्लाई करना हो और साथ में फिक्स्ड और वेरिएबल खर्चे चल रहे हो, तो इनकी कैलकुलेशन कैसे होती है ध्यान देना। जब अब्जॉर्प्शन की बात आती है तो देखो जो कॉस्ट अकाउंटिंग है, कॉस्ट अकाउंटिंग का कॉन्सेप्ट कहता है जो फिक्स्ड नेचर के खर्चे होते हैं वो होते हैं प्रोडक्शन कैपेसिटी के लिए, और वेरिएबल खर्चे तो एक्चुअल बेसिस पे हम रिकॉर्ड करते ही हैं। तो होता क्या है, जो वेरिएबल खर्चे होते हैं वो तो सर अगर 60,000 रुपए है तो हम कॉस्ट अकाउंटिंग में भी 50,000 यूनिट का ही बुक करेंगे। अकॉर्डिंगली ये 60,000 ही रहेगा। वेरिएबल नेचर का खर्चा तो सेम रहेगा 60,000 रुपए, वेरिएबल नेचर का खर्चा तो 60,000 ही रहेगा। लेकिन जो फिक्स्ड नेचर के खर्चे होते हैं उसके लिए अब्जॉर्प्शन रेट कैलकुलेट किए जाते हैं, जिसका फॉर्मूला होता है फिक्स्ड ओवरहेड डिवाइडेड बाय नॉर्मल प्रोडक्शन कैपेसिटी। तो हमें यहां पे क्या करना होता है, अब्जॉर्प्शन रेट निकालने पड़ते हैं केवल फिक्स्ड के लिए कि सर फैक्ट्री का फिक्स्ड खर्चा 90,000 है और प्रोडक्शन कैपेसिटी है 60,000, क्योंकि क्वेश्चन ने बोला है कि अब्जॉर्प्शन जो है प्रोडक्शन कैपेसिटी के बेसिस पे, तो 60,000 डिवाइडेड बाय 90,000 डिवाइड बाय 60,000 ₹1.5 पर यूनिट आ जाएगा। इसी तरीके से जो एडमिन का खर्चा है आपका 45,000, दैट इज फॉर 60,000, तो 45,000 डिवाइड बाय 60,000 75 पैसा पर यूनिट आ जाएगा। और इसी तरीके से जो सेलिंग का खर्चा है फिक्स्ड नेचर का 12,000, वो 60,000 के लिए तो 20 पैसा पर यूनिट अब्जॉर्प्शन रेट आ जाएगा। और ये जो अब्जॉर्प्शन रेट है ये केवल और केवल फिक्स्ड के लिए अप्लाई होते हैं, लेकिन जब अब्जॉर्ब्ड किया जाता है तो आपने अगर ओवरहेड का चैप्टर अच्छे से रिवाइज किया हो तो सर अब्जॉर्प्शन का फॉर्मूला होता है एक्चुअल यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय अब्जॉर्प्शन रेट। एक्चुअल यूनिट तो आपने बनाई 50,000 ही, तो एक्चुअल में जब फैक्ट्री ओवरहेड फिक्स्ड लिखोगे तो सर अब्जॉर्प्शन का फॉर्मूला अप्लाई होता है और उसका फॉर्मूला होता है एक्चुअल यूनिट 50,000 मल्टीप्लाई बाय अब्जॉर्प्शन रेट 1.5, तो ये आएगा 1.5 इंटू 50,000 75,000। अकॉर्डिंगली आप फैक्ट्री कॉस्ट पे पहुंच जाओगे। सिमिलरली एडमिन ओवरहेड 50,000 मल्टीप्लाई बाय अब्जॉर्प्शन रेट 75 पैसे के हिसाब से 37,500 आप अपनी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पे पहुंच जाओगे। सिमिलरली सेलिंग ओवरहेड 50,000 यूनिट और फिक्स्ड के लिए रेट 20 पैसे का, तो 10,000 रुपए आपका फिक्स आ जाएगा। सर वेरिएबल तो 50,000 यूनिट का ही लेना होता है, तो 50,000 यूनिट का वेरिएबल तो 18,000 रुपए ही आएगा, क्योंकि सर वेरिएबल तो एक्चुअल बेसिस पे ही चलते हैं, भले ही वो कॉस्ट अकाउंटिंग हो भले ही वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग हो, तो अकॉर्डिंगली वेरिएबल की फिगर्स तो इसमें सेम रह जाती है, लेकिन अब्जॉर्प्शन कॉन्सेप्ट अप्लाई करने की वजह से फिक्स्ड वाली अमाउंट आपकी वेरी कर जाती है। अकॉर्डिंगली आप अपनी टोटल कॉस्ट पे पहुंच जाओगे। सेल आपके पास 10 लाख रुपए थी, तो 10 लाख में से 9.5 लाख रुपए माइनस करोगे तो आपको 10 लाख में से 9.5 लाख नहीं है, ये 9,50,500 है, 500 है। तो अकॉर्डिंगली प्रॉफिट एज पर कॉस्ट अकाउंटिंग 49,500 आएगा। तो प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल अकाउंटिंग 40,000 और प्रॉफिट एज पर कॉस्ट अकाउंटिंग 49,500। सर दोनों अलग अलग है। तो क्वेश्चन में तीसरी रिक्वायरमेंट है आपकी, प्रिपेयर ए स्टेटमेंट रिकंसाइलिंग प्रॉफिट शोन बाय द फाइनेंशियल एंड कॉस्ट बुक। तो फाइनली आपको रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट बना के देना है। तो सर हम क्या करते हैं इसमें, जैसा कि मैंने पहले भी कहा, मैं नॉर्मली हर क्वेश्चन में टॉप पे कॉस्ट अकाउंटिंग का प्रॉफिट लेता हूं, तो मैंने कॉस्ट अकाउंटिंग का प्रॉफिट ले लिया 49,500 और लास्ट में लिख दिया फाइनेंशियल अकाउंटिंग का प्रॉफिट 40,000 रुपए। अब इस तरीके के क्वेश्चन को कैसे हैंडल करना है ध्यान देना। आप कॉस्ट शीट पिक कर लेना और कॉस्ट शीट का एक एक आइटम
फाइनेंशियल अकाउंटिंग से मैच कर लो। सर डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड और डायरेक्ट वेजेस तो हमने फाइनेंशियल अकाउंटिंग से के डेटा से ही पिक करी है, तो ऑफ कोर्स ये दोनों फिगर सेम है, तो इसमें कोई फर्क नहीं है। प्राइम कॉस्ट टोटल है जिससे कोई फर्क नहीं आना। फैक्ट्री ओवरहेड जो फिक्स्ड है वो कॉस्ट अकाउंटिंग में आपने 75,000 लिखे हैं, जबकि फाइनेंशियल अकाउंटिंग में ये 90,000 रुपए लिखे हैं। तो सर कॉस्ट अकाउंटिंग में खर्चा आपने कम लिखा है, तो ये अंडर अब्सॉर्ब्ड है। यू कैन से सिंपल सी मैं बात करूं सर, ये 1,35,000 रुपए फैक्ट्री ओवरहेड लिखा, जबकि फाइनेंशियल अकाउंटिंग में ये 50 है, तो कॉस्ट अकाउंटिंग में ये 15,000 से अंडर अब्सॉर्ब्ड है, और अंडर अब्सॉर्ब्ड माइनस होता है, तो दोनों का डिफरेंस 15,000 अंडर अब्सॉर्ब्ड माइनस हो जाएगा। इसी तरीके से सर ये टोटल हो गया, टोटल से कोई चेंज नहीं आता। एडमिन ओवरहेड्स कॉस्ट अकाउंटिंग में 37,500 है, जबकि फाइनेंशियल अकाउंटिंग में ये 45,000 है, तो कॉस्ट अकाउंटिंग में फिर से ये अंडर अब्सॉर्ब्ड है 7,500 से, तो माइनस कर दो 7,500 रुपए, एडमिन ओवरहेड अंडर अब्सॉर्ब्ड। सिमिलरली सेलिंग ओवरहेड कॉस्ट अकाउंटिंग में दोनों मिला के है 28,000, जबकि फाइनेंशियल अकाउंटिंग में ये 30,000 है, तो फिर से कॉस्ट अकाउंटिंग में 2,000 अंडर अब्सॉर्ब्ड है, सर 2,000 माइनस कर दो। सर कॉस्ट अकाउंटिंग कंप्लीट हो गई, कॉस्ट अकाउंटिंग में कोई खर्चा वर्चा नहीं बचा। उसके बाद फाइनेंशियल में एडिशनल आइटम देख लो। फाइनेंशियल में एडिशनल आइटम में डेबिट साइड में तो कुछ है नहीं, क्रेडिट साइड में एक इनकम है, तो सर इस इनकम की वजह से फाइनेंशियल अकाउंटिंग का प्रॉफिट ज्यादा हो गया, फाइनेंशियल को बढ़ाना पड़ेगा, तो ऐड कर लो 15,000 रुपए इंटरेस्ट के नाम से, तो 15,000 रुपए ऐड कर दो इंटरेस्ट के नाम से, आप अपने फाइनेंशियल अकाउंटिंग के प्रॉफिट पे पहुंच जाओगे। तो दिस इज ए मोस्ट इंपॉर्टेंट वैरायटी जो मैंने अभी अभी करवाई है, जिसमें आपको फाइनेंशियल का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी खुद बनाना है, कॉस्ट अकाउंटिंग की कॉस्ट शीट भी खुद बनानी है, और रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट भी बनाना है। और इस तरीके के क्वेश्चन आप अपने एग्जाम में 15 मार्क्स के एक्सपेक्ट कर सकते हो। इसके अलावा जो लास्ट वैरायटी रहती है सर, वो रहती है मेमोरेंडम रिकॉन्सिलिएशन की। मेमोरेंडम रिकॉन्सिलिएशन इज नथिंग, जब आप ये जो रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट बना रहे हो, इसी को समराइज्ड फॉर्म में एक अकाउंटिंग फॉर्म में बना दो डेबिट क्रेडिट कॉन्सेप्ट में, तो सर उसको मेमोरेंडम रिकॉन्सिलिएशन बोल दिया जाता है। तो व्हेन रिकॉन्सिलिएशन इज प्रिपेयर्ड इन द फॉर्म ऑफ अकाउंट, इट इज नॉन एज मेमोरेंडम रिकॉन्सिलिएशन। तो इसमें हम क्या करते हैं, जैसे रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट में टॉप पे प्रॉफिट एज पर कॉस्ट अकाउंट लेते थे, तो मेमोरेंडम रिकॉन्सिलिएशन चलता है डेबिट क्रेडिट। तो प्रॉफिट एज पर कॉस्ट अकाउंट है तो क्रेडिट में लिख लो, यही अगर लॉस होगा तो फिर डेबिट साइड में लिख लेना। इसी तरीके से जो लास्ट में आप प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल अकाउंटिंग लिखते हो, वो आपका डेबिट साइड में आ जाएगा, अगर लॉस होगा एज पर फाइनेंशियल अकाउंटिंग तो वो क्रेडिट साइड में आ जाएगा। इसके बाद सिंपल मैं कहूंगा, जो मैंने आपको रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट का फॉर्मेट दिखाया था, इस फॉर्मेट के अंदर जो जो आइटम आपने ऐड किए थे वो सारे के सारे क्रेडिट साइड में आ जाएंगे, और जो जो आइटम आपने लेस किए थे वो सारे के सारे डेबिट साइड में आ जाएंगे। जो जो आइटम क्रेडिट साइड में, जो जो आइटम ऐड किए थे वो सारे के सारे क्रेडिट साइड में डाल दो, लाइक इनकम ओनली रिकॉर्डेड इन फाइनेंशियल अकाउंट, नॉशनल एक्सपेंस एड बैक, ओवर एब्जॉर्प्शन, अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक और ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक। जो जो लेस किए थे वो डेबिट में डाल दो, ओवर एब्जॉर्प्शन का उल्टा अंडर एब्जॉर्प्शन, ओवर वैल्यूएशन अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक का उल्टा ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, इनकम ओनली रिकॉर्डेड का उल्टा एक्सपेंसेस ओनली रिकॉर्डेड, ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग का उल्टा अंडर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक। जब आप ये सारे आइटम डाल दो और अगर आपका डेबिट और क्रेडिट साइड मैच हो जाए तो इसका मतलब आपका आंसर ठीक है। अगर आपको ऐसा करना हो तो आप ऐसा भी कर सकते हो कि सर प्रॉफिट एज पर कॉस्ट अकाउंट डाल दो, ये सारे आइटम क्रेडिट कर दो, डेबिट कर दो, बैलेंसिंग फिगर में प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी निकाल सकते हो। अगर ये डेबिट साइड में आएगा तो प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल अकाउंट होगा, क्रेडिट साइड में आएगा तो लॉस एज पर फाइनेंशियल अकाउंटिंग होगा। सिमिलरली प्रॉफिट एज पर कॉस्ट अकाउंटिंग होगा तो क्रेडिट साइड में आएगा, और अगर ये लॉस होगा तो लॉस एज पर कॉस्ट अकाउंटिंग डेबिट साइड में आपको देखने को मिलेगा। तो सिंपल मैं कहूंगा, इसको ज्यादा आपको ध्यान देने की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं है कि एग्जाम में नहीं आता, एग्जाम में आ जाता है, बट स्टेटमेंट ऑफ रिकॉन्सिलिएशन से ही इसके आइटम को अंडरस्टैंड करो, क्योंकि कॉन्सेप्ट एक ही है। सर ऐड वाले आइटम क्रेडिट साइड में डाल दिए,
और लेस वाले आइटम डेबिट साइड में डाल दिए। इस पे भी एक क्वेश्चन करके देख लो। ए मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हैज डिस्क्लोज्ड ए नेट लॉस ऑफ 2,13,000 एज पर दियर कॉस्ट अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स। लॉस है तो सर लॉस एज पर कॉस्ट अकाउंटिंग डेबिट साइड में आएगा 2,13,000। फाइनेंशियल अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स डिस्क्लोज्ड ए नेट लॉस ऑफ 258 फॉर द सेम पीरियड। सर प्रॉफिट होता है तो डेबिट में आता है फाइनेंशियल का, तो लॉस है तो क्रेडिट साइड में आएगा लॉस एज पर फाइनेंशियल अकाउंटिंग। लॉस एज पर फाइनेंशियल अकाउंटिंग 258। इसके बाद जो भी ट्रांजैक्शन गिवन है, अगर स्टेटमेंट ऑफ रिकॉन्सिलिएशन के अकॉर्डिंगली वो ऐड हो रहा था तो क्रेडिट में डालना है और लेस हो रहा था तो डेबिट में डालना है। जैसे फैक्ट्री ओवरहेड अंडर अब्सॉर्ब्ड, सर डेबिट कर दो क्योंकि वहां पे लेस करते थे 5,000 रुपए, 5,000 रुपए। ओवर अब्सॉर्ब जो है ऐड होता था तो क्रेडिट में डाल दो 3,000 रुपए। डेप्रीशिएशन के दोनों ट्रांजैक्शन पढ़ दो। कॉस्ट अकाउंटिंग में आपने डेप्रीशिएशन 80,000 लिखा, फाइनेंशियल अकाउंटिंग में आपने 70,000 लिखा, तो सर कॉस्ट अकाउंटिंग में ये ओवर अब्सॉर्ब्ड हो गया। ओवर अब्सॉर्ब्ड एड बैक होता है तो क्रेडिट साइड में इन दोनों का डिफरेंस 10,000 रुपए डाल दो। इसके बाद इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट इनकम होती है जो आपने कॉस्ट अकाउंटिंग में अभी नहीं लिखी है। इनकम है तो सर क्रेडिट साइड में डाल दो 20,000 रुपए, क्योंकि इनकम तो वैसे भी क्रेडिट साइड में ही आती है। इनकम टैक्स खर्चा होता है तो डेबिट साइड में डाल दो 65,000 रुपए, 65,000 रुपए। ट्रांसफर फीस क्रेडिट होती है, कर दी इन्होंने फाइनेंशियल में, तो कॉस्ट अकाउंटिंग में भी क्रेडिट साइड में डाल दो 2,000 रुपए। प्रिलिमिनरी एक्सपेंस रिटर्न ऑफ खर्चा डेबिट साइड में डाल दो 3,000। और लास्टली ओवर वैल्यूएशन है क्लोजिंग स्टॉक का कॉस्टिंग में। सर कॉस्टिंग में ओवर वैल्यूएशन क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा लिखने का मतलब प्रॉफिट ज्यादा हो गया तो उसको कम करो। कम करने के लिए इसको डेबिट साइड में आपको डालना पड़ेगा 7,000 रुपए। आप अगर टोटल करोगे तो दोनों साइड आपका डेबिट क्रेडिट मैच हो गया, तो इसका मतलब आपका आंसर ठीक है। अपने को मेमोरेंडम रिकॉन्सिलिएशन बना के देना था। तो ये वैरायटीज है आपके रिकॉन्सिलिएशन के टॉपिक में, जहां पे पहली वैरायटी ये है जब दोनों प्रॉफिट आपको बता दिए जाएंगे, ट्रांजैक्शन बता दिए जाएंगे, प्लस माइनस करके मैच कर लो। दूसरी वैरायटी में आपको कॉस्ट अकाउंटिंग का प्रॉफिट निकाल दे दिया जाएगा, ट्रांजैक्शन दे दिए जाएंगे, फाइनेंशियल अकाउंटिंग का प्रॉफिट या लॉस निकालना है। तीसरी वैरायटी में फाइनेंशियल अकाउंटिंग का प्रॉफिट और लॉस दे दिया जाएगा, ट्रांजैक्शन दे दिए जाएंगे, कॉस्ट अकाउंटिंग का प्रॉफिट या लॉस निकालना है। चौथी वैरायटी में आपको फाइनेंशियल का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना के दे दिया जाएगा, कॉस्ट शीट बनाने का डेटा दे दिया जाएगा, कॉस्ट शीट बना के प्रॉफिट एज पर कॉस्ट शीट निकाल लेना, देन आपको रिकंसिलिएशन बनाना पड़ेगा। पांचवी वैरायटी है आपको फाइनेंशियल अकाउंटिंग का भी डेटा दे दिया जाएगा, प्रॉफिट और लॉस बना के फाइनेंशियल प्रॉफिट निकालना है, कॉस्ट शीट का भी डेटा दे दिया जाएगा, कॉस्ट शीट बना के कॉस्ट अकाउंटिंग का प्रॉफिट निकालना है, देन रिकॉन्सिलिएशन करना है। और लास्ट वैरायटी आपको मेमोरेंडम रिकॉन्सिलिएशन बनाना पड़ेगा। तो दिस इज ऑल अबाउट आवर रिकॉन्सिलिएशन रिवीजन। तो 1 घंटे अप्रॉक्स में हमने पूरा का पूरा टॉपिक रिवाइज कर लिया है, कॉन्सेप्ट भी कर लिए, और सर एक एक क्वेश्चन में भी इसका इंप्लीमेंटेशन हमने देख लिया। अभी भी मैं याद दिलाना चाहूंगा, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि हम इस तरीके की रिवीजन सीरीज हर बारी एग्जाम से पहले आपके लिए लेकर आते हैं। और हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि हर बारी एग्जाम से पहले हम आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट सीरीज भी कंडक्ट करते हैं। और अगर आपको रीजनेबल प्राइसेस में क्लासेस की जरूरत है, वीडियो क्लासेस वगैरह लेना चाहते हो, तो हमारी वेबसाइट का लिंक भी नीचे गिवन है, मोबाइल ऐप का लिंक भी गिवन है, कॉन्टैक्ट नंबर भी गिवन है। आप किसी भी तरीके से किसी भी मोड से क्लासेस बाई कर सकते हो। और अगर आपको रिकॉन्सिलिएशन के ये वाले नोट्स चाहिए रिवीजन के, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक व्हाट्सएप नंबर गिवन है, उस पे व्हाट्सएप करके आप ये नोट्स हमसे ले सकते हो। तो दिस इज ऑल अबाउट फॉर टुडे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रिवीजन लेक्चर के साथ। थैंक यू, बाय बाय।